नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 31 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल के प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। निम्न में से कौन कोर सेक्टर उद्योग है? विद्युत बिल्कुल है, स्टील है, कोयला है, उर्वरक है। वाहन उद्योग आपका कोर सेक्टर उद्योग नहीं है। हमारे यहाँ कोर सेक्टर उद्योग 8 हैं, जिसमें आपको जो एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। कभी कभी ऑप्शन में आपको पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। 1, 2, 3, 4। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी जीएसटी परिषद के चेयरमैन है। ये 33 सदस्यीय बॉडी है, जिसमें आपके केंद्रीय वित्त मंत्री चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद जो राज्यों के वित्त मंत्री या राज्य द्वारा कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रतिनिधि के रूप में चुना गया हो, उसका सदस्य होता है। जीएसटी परिषद का क्या कार्य, हमने बात किया था कि जीएसटी संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेना, जैसे कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी बढ़ाना है, घटाना है, जीएसटी कंपनसेशन कितना देना, ये सारी चीज़ें मामले से निर्णय लेता है। वर्गकारी समुदाय के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। ये भक्ति आंदोलन का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही, ये भक्ति आंदोलन का हिस्सा है, तो ये सत्य कथन हो जाता है। इसके संस्थापक संत ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर हैं, ये भी सत्य कथन हो जाता है। इस समुदाय के लोग विट्ठल देव की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव के अवतार हैं, तो ये भी आपका सही हो जाता है। ये आपका सही है, लेकिन भगवान शिव के अवतार नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार, तो इसलिए कथन आपका असत्य हो जाता है। तो ये थी हमारी कल के न्यूज़पेपर संबंधित प्रश्न। अब हम चलेंगे अपने न्यूज़पेपर की तरफ आज के। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है, गवर्नमेंट ईजेज अ स्लीव ऑफ रिस्ट्रिक्शंस माल्स रिलीजियस प्लेसेस टू ओपन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 31 मई यानी आज के दिन हमारा लॉकडाउन 4.0 था, उसकी समयावधि खत्म हो चुकी है। अब नया लॉकडाउन यानी कि 1 जून से आपका नया लॉकडाउन स्टार्ट होगा, तो उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस को कम की गई है। क्या की गई हैं? 1 जून से आपका कोई रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन जैसी व्यवस्था नहीं रहेगी। केवल लॉकडाउन उन्हीं क्षेत्रों में रहेगा जहाँ कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे वायरस केसेस ज़्यादा हैं, जिनको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, लॉकडाउन उन्हीं में केवल रहेगा। और इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कोई भी मूवमेंट में कोई भी बाधा नहीं होगी। और 8 जून से संभावना है कि रिलीजियस प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स भी खोलने की संभावना है। और जुलाई में निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल खोले जाएँ कि ना खोले जाएँ, ये सब चीज़ें। और क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउड है? जिम नहीं अलाउड है, सिनेमा हॉल नहीं अलाउड है, मेट्रो रेल नहीं अलाउड है, और एंटरटेनमेंट पार्क नहीं अलाउड है, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं नहीं अलाउड है। और क्या सूचनाएं और जारी की गई हैं? नाइट कर्फ्यू रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक? रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, यानी आप रात में आपको घूमना अलाउड नहीं है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी रहेगा, और वर्क फ्रॉम होम को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सब गाइडलाइंस है जो हमारे नए लॉकडाउन के जो है स्टार्ट होगा 1 जून से। अगली न्यूज़ है, LAC स्टैंड ऑफ विल बी रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी, राजनाथ। तो जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम जानते हैं किसके किसके बीच में है, ये भारत चीन सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। हालांकि अभी ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं, इसी वजह से यहाँ पे गतिरोध उत्पन्न होता है। पिछले हम हफ्ते भर से इसको अच्छे से देख चुके हैं। तो वही राजनाथ जी जो हमारे गृह मंत्री और इस समय वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं, तो कह रहे हैं हम डिप्लोमेटिक माध्यम से इसको सुलझा लेंगे, हमें किसी अन्य की सहायता नहीं है। जैसे कि उसमें USA ने मीडिएशन की ऑफर दिया था, तो वो बात उससे संबंधित है। अगली न्यूज़ है, ट्री प्लांटेशन पॉलिसी मे गेट कैबिनेट नोट सून। तो दिल्ली सरकार ने ट्री प्लांटेशन पॉलिसी नई लाने की व्यवस्था कर रही है। तो क्या है, जैसे कोई भी जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो उसमें कितने पेड़ों को काटा गया है या कितने पेड़ों को मतलब नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसके हिसाब से उसके एवज में, एक पेड़ के एवज में 10 पेड़ लगाने होते थे। तो ये अभी तक प्रावधान था, लेकिन अब उसमें थोड़ा बदलाव करने वाली है दिल्ली सरकार। उसमें क्या बदलाव होगा कि अगर 80% पेड़ को ट्रांसप्लांट किया जाए। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है? पेड़ों को काटा ना जाए, उन पेड़ को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह को उसी पेड़ को ही प्लांटेशन किया जाए। तो ये पॉलिसी लाने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे। तो हम इसके फ़ायदे और नुकसान देख लें। तो फ़ायदा क्या होगा इससे कि जैसे बड़ा पेड़ है, मान लीजिए 10 साल का पेड़ है, उतना बड़ा है, उसके बजाय आप 1 साल का छोटा नया पेड़ लगाते हैं, तो उसको बढ़ने में 10 वर्ष लगेंगे। जबकि ट्रांसप्लांटेशन में आपका उतना बड़ा ही पेड़ उसी अवस्था से नई जगह पर फिर से प्रारंभ कर देगा। तो ये तो हमारे फ़ायदे हैं। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ट्रांसप्लांट करने में काफ़ी पैसा हमारा लगेगा। और दूसरा नुकसान क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन यानी जगह बदलने से पेड़ों की उनके जिंदा रहने की संभावना कम होती है। तो ये कुछ हमारे फ़ायदे और नुकसान देखे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का, जो दिल्ली सरकार नया लाने वाली है। NGT सीक्स एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन रेस्टोरेंट काजिंग पोल्यूशन। तो NGT ने एक्शन क्या मतलब रिपोर्ट मांगी है दिल्ली सरकार से कि उन रेस्टोरेंट, जो भी प्रदूषणकारी रेस्टोरेंट जिनकी वजह से प्रदूषण हो रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया गया है। तो ये न्यूज़ थी। इससे हम थोड़ा बैकग्राउंड में समझेंगे, या हमारे जो कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे मैटर है उसको हम देखेंगे। NGT क्या है? NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये क्या करता है
ये पर्यावरण संबंधी मामलों पे सुनवाई करता है, यानी जैसे जो भी कोई प्रदूषण हो रहा है, कोई भी नदी प्रदूषित हो रही है, कहीं भी पेड़ों की कटाई हो रही है, कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। वर्तमान में इसके चेयरमैन A.K. गोयल हैं, जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और एनजीटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड 1972 है, इसके संबंधित मामले, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामले और फॉरेस्ट एक्ट 1927 संबंधित मामलों पे ये सुनवाई नहीं करता है। अगर कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से संबंधित मामला है तो एनजीटी को अधिकार नहीं प्राप्त है कि उसमें सुनवाई करे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम चलेंगे। लॉकडाउन इज ड्राइविंग गुरुग्राम कैब बेस्ड ऑपरेटर्स आउट ऑफ बिजनेस। तो लॉकडाउन की वजह से जो कैब बेस्ड ऑपरेटर्स, यानी कि जो भी आपके ऑटो रोजगार में, जैसे कि जो भी ओला उबर में जो भी लोग अपना गाड़ी लगाए हुए थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या नुकसान हम देखेंगे, तो जो ज़्यादातर ओला उबर के ड्राइवर्स हैं जो भी अपने टैक्सी लगाए हुए हैं, उन्होंने इंस्टॉलमेंट पर अपनी गाड़ियाँ ली हुई है और इस उम्मीद से कि हम इनकम जैसे आएगी उस इनकम से हम कमा के अपने इंस्टॉलमेंट भर देंगे। लेकिन लॉकडाउन हो गया है, आप जैसे जान रहे होंगे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कम ही लोग जो है यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनकी रोजगार में काफ़ी कमी आई है। तो जो इंस्टॉलमेंट होगी, अपनी किस्त होगी, कैसे भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, तो ये समस्याएँ हैं अभी इनके लिए। अगली महत्वपूर्ण है, नागालैंड गवर्नर टोल्ड टू डिफर डिलिमिटेशन प्रोसेस। तो नागालैंड गवर्नर ने कहा है, मतलब उनको बताया गया है, नागालैंड के गवर्नर कौन है पहले हम जानेंगे, R.N. रवि। तो R.N. रवि वहाँ के गवर्नर हैं। तो उनको बताया गया है कि आप डिलिमिटेशन प्रोसेस को अभी बाद में पोस्टपोन कर दीजिए। तो क्या मामला हम देखेंगे, डिलिमिटेशन क्या है। डिलिमिटेशन मतलब कि किसी सीमा को पुनर्निर्धारित करना, सीमा का पुनर्निर्धारण करना। तो जैसे अनुच्छेद 82 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 में वर्णित है कि प्रत्येक सेंसस के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद सीमाओं का पुनर्निर्धारण हो। कौन सी सीमा, लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं, राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं, विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं, इन सब चीज़ें। लेकिन अनुच्छेद 82 में एक चीज़ और मेंशन है, उसमें कहा गया है ये कि लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं तब तक नहीं की जा सकती जब तक 2026 के बाद अगली जनगणना होती है, यानी 2031 की जनगणना के पहले उसकी सीमाएं नहीं निर्धारित की जा सकती, पुनर्निर्धारित। यानी कि अभी में जो लोग वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं, उनका उन सीमाओं का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होगा, और जो विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीमाएं हैं, वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। तो नागालैंड में क्या है, नागालैंड में 2001 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए था, लेकिन बताया गया ये कि जैसे बताइए, पहली बात ये समझ लीजिए कि सीमाओं का पुनर्निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है तो प्रतिनिधित्व के औसत में अंतर आता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में पहले 10 लाख लोग थे, 10 वर्ष बाद जब पुनः जनगणना हुई तो 20 लाख लोग हो गए। अब 20 लाख लोग हो गए तो उस क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड आएगी, तो हो सकता है वहाँ पे विधानसभा सीटें 2 करनी पड़े। तो उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है। तो ये हमारे अनुच्छेद 82 में मेंशन है। और विधानसभा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर होना है, और जो लोकसभा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण है अभी वर्तमान में 2031 के पहले तक 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। तो नागालैंड में ये इशू है। नागालैंड में लेकिन चुनौती क्या है कि नागालैंड में 2001 के बाद 2011 में जनसंख्या में 0.47% की घटोतरी देखी गई। पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में लगभग 17% से लगभग की एनुअल मतलब दशकीय वृद्धि से जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन वहाँ पे नागालैंड में देखें तो 0.47% जनसंख्या घटी है। जब जनसंख्या घटी है तो नए विधानसभा क्षेत्र नहीं बनाए जा सकते हैं। आप जाहिर सी बात है कैसे, तो ये प्रश्न उठता है। तो ये था डिलिमिटेशन से प्रोसेस संबंधित। नागालैंड के गवर्नर कौन है, R.N. रवि। और डिलिमिटेशन का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 82 में, जिसके तहत पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि जब वो प्रत्येक जनगणना के बाद वो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन कर सकती है। डिलिमिटेशन कमीशन के लिए एक एक्ट पास करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमने सीखा डिलिमिटेशन संबंधित। अगली महत्वपूर्ण खबर है, हाई कोर्ट क्वेश्चंस SEC's अपॉइंटमेंट। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट पे प्रश्न उठाया है। हमने बात की थी कल भी इसके बारे में, कैसे जो है वी कनंग राज जो नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। क्योंकि जो पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे वो चुनाव नहीं कराना चाहते थे इस लॉकडाउन के दौरान। भाई ग्राम पंचायत चुनाव होना चाहिए था, लेकिन चूँकि जो सत्ता दल पार्टी थी वो पूरा मन बना ली थी और इसलिए उनके मन के अनुरूप निर्णय नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक
ऑर्डिनेंस लाया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म है उसको घटा के 5 से 3 साल कर दिया, और 3 साल टर्म कर दिया तो उनका टर्म पूरा हो गया, उनको पद से हटा दिया गया। तो ये इस माध्यम का प्रयोग किया गया था, लेकिन उस हाईकोर्ट ने कहा ऑर्डिनेंस का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता था। इसको हमने कल डिस्कस किया था। अगली महत्वपूर्ण खबर है पीएम केयर्स नॉट विद द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, पीएमओ। तो एक व्यक्ति ने पीएम केयर्स से संबंधित जानकारी के लिए आरटीआई फाइल की थी, तो उसमें पीएमओ ने यानी प्रधानमंत्री ऑफिस से उसने रिप्लाई दिया है कि पीएम केयर्स आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो आरटीआई के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आरटीआई के दायरे में केवल सार्वजनिक प्राधिकरण आते हैं, यानी पब्लिक अथॉरिटीज़ ही आती हैं। आरटीआई क्या है हम पहले जानेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। किसके अंतर्गत? राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत भी है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। अब इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण है उसको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक जो है ऑफिशियल डिजिग्नेट करना पड़ेगा। कोई भी आरटीआई आती है तो उसकी सूचना वो दे और उसका रिप्लाई दे, तो यानी कि 30 दिनों के भीतर उसकी सूचना का उत्तर देना होता है। यदि अगर वो सूचना किसी के लिए किसी के जीवन और मरण का सवाल करती हो या उसकी जो है सुरक्षा के सवाल हो, या तो उसको 48 घंटे के भीतर रिप्लाई करना कंपलसरी होता है। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं 30 दिनों के भीतर तो उन पर पेनल्टी लगेगी, 250 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी लगेगी उस ऑफिसर पे। तो ये सब कुछ प्रावधान है। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक और प्रावधान है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत जो भी मामले आते हैं उनकी जानकारी देने से मना भी किया जा सकता है। तो ये सब मामला हमने देखा आरटीआई एक्ट है। तो अभी पीएम केयर्स की जब बात आई तो पीएम केयर्स में कहा, पीएमओ ने कहा पीएम केयर्स जो है ये आपका पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं, इसलिए इससे संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो ये हम जानेंगे, पीएम केयर्स और आरटीआई दो चीज़ हमने यहाँ पे जाना। अगली महत्वपूर्ण खबर है स्काईमेट सेज मानसून इज इन आईएमडी वेट्स। तो देखिए स्काईमेट एक प्राइवेट एजेंसी है जो मानसून से संबंधित फोरकास्ट करती है। आईएमडी हमारी क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भी मौसम संबंधी सूचनाएं देती है। तो अभी स्काईमेट और मानसून आईएमडी में थोड़ा सा ये मतभेद है। स्काईमेट ने कहा है 1 जून से मानसून केरल में आ जाएगा, जबकि आईएमडी ने बोला है 5 जून से प्रारंभ आएगा। तो इन फोरकास्टिंग के अंतर में ही थोड़ा सा गतिरोध देखने को मिल रहा है। और कल जैसे कि देखेंगे थोड़ा बादल छाए हुए थे, हल्की फुल्की बरसात हुई थी, तो इससे अभी देखना है कि किसकी फोरकास्टिंग सही होती है। तो स्काईमेट ने 1 जून को कहा है, आईएमडी ने 5 जून को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ट्रैप्स टेलीग्राम एंड जागरण ई पेपर रो। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम एप्लीकेशन को एक नोटिस दी है कि जागरण, जैसे दैनिक जागरण ने एक एप्लीकेशन फाइल किया दिल्ली हाईकोर्ट में कि हमारा जो पेपर का ई वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, यानी ई पेपर है हमारा, हमने केवल सब्सक्राइबर्स को देते हैं, जबकि यहाँ टेलीग्राम पे फ्री में डेली अपडेट किया जाता है। तो ये हमारे कॉपीराइट्स का वायलेशन है। तो इस पर टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। अगली जो मिनिस्ट्री हाईलाइट्स वंदे भारत। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, विदेश मंत्रालय ने काफ़ी जो भी हमारे इस वर्ष यानी पिछले 1 वर्षों में 2 वर्षों में जो भी कार्य हुए उनको हाईलाइट किया है विदेश मंत्रालय संबंधित। तो जैसे उसमें बताया है कि कोविड-19 सिचुएशन के दौरान वंदे भारत मिशन को भी इसने काफ़ी प्रशंसा की है। वंदे भारत मिशन क्या है? हमने बात की थी कैसे हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने प्राइवेट जेट्स को या फिर कमर्शियल प्लेन्स को डिप्लॉय किया है, जो भी विदेश में फंसे यात्री हैं उनको वायुयान के माध्यम से वापस लाया जाए। इसी मिशन को वंदे भारत मिशन कहा गया है। और क्या क्या किया है, कुछ गतिविधियों पर हम नजर मार लेंगे, हमारा करंट भी इससे तैयार होगा। जो सार्क है, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड है, उसमें भी भारत ने $10 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है। तो ये अभी कोविड-19 के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। और क्या किया, भारत यूएस संबंधों में काफ़ी उछाल देखने को मिली, ये बता रहे हैं। जैसे कि इससे पहले देखे होंगे कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट हुई थी, उसके बाद नमस्ते ट्रंप यहाँ पर हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप को स्वागत में यहाँ पर अहमदाबाद में। और डिफेंस कोऑपरेशन रशिया से मजबूत हुआ है। इंडिया चाइना का 2nd इन्फॉर्मेशन समिट मामल्लपुरम में हुआ था। तो पिछले 1 वर्ष की लगभग गतिविधियाँ ये सब चीज़ें हैं, इन्हें बता रही हैं। और जो एक भविष्य में जो होने वाली है, एक भारत को एक और अच्छी माइलस्टोन जो भारत के खाते में जोड़ने वाली है, वो ये है कि 2021-22 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नॉन परमानेंट सीट के लिए चुनाव होने वाला है, जिसमें संभावनाएं जताई जा रही है कि भारत जो है 1 सीट जीतने में सफल होगा। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। इंडियाज़ रिकवरी रेट इम्प्रूव्स टू 47%। तो जो कोविड-19 जो है
जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उसमें 47% लोग रिकवर कर ले रहे हैं, रिकवरी रेट 47% तक बढ़ चुकी है। तो ये बात बताई जा रही है। CSIR चीफ फ्लेस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ट्रायल सस्पेंशन। तो जैसे कि WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के मतलब पब्लिक यूज के लिए मना किया है, तो CSIR चीफ जो है उस पर वो उसकी जो है आलोचना करते हैं WHO की इस कदम की। बोलते हैं कि अभी भी जो है सबसे ट्रस्टेड ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है इससे ट्रीटमेंट के लिए, इससे निपटने के लिए, इससे लड़ने के लिए अभी भी सबसे ट्रस्टेड ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। तो यहाँ पे WHO के बारे में जानना है आपको, CSIR के बारे में जानना है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है जो क्या करती है, जो स्वास्थ्य संबंधी मानकों को तय करती है और उससे संबंधित कोलैबोरेशन करती है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करती है। और CSIR क्या है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये आपका लार्जेस्ट चेन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज इंडिया में, जो भी आपका मेडिकल संबंधी रिसर्च करती है और उसके संबंधी गाइडलाइंस देती है। ट्रैक कोविड-19 एक्सपोजर ICMR टेल्स स्टेट्स। ICMR जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये राज्यों कह रहा है कोविड-19 एक्सपोजर को ट्रैक किया जाए। कैसे? सीरो सर्वे के माध्यम से। सीरो सर्वे क्या है? सीरो सर्वे एक आपका सर्वे है जिसमें जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उनका एलिसा टेस्ट कराया जाएगा। एलिसा टेस्ट क्या है? ये एंटीबॉडी टेस्ट का ही एक विकल्प है, इसी का अल्टरनेटिव है। तो इस ब्लड का जो सीरम ले लिया जाएगा उससे टेस्ट किया जाएगा, तो इससे पैटर्न पता चलेगा कितने एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा संक्रमण कर रहा है, या कितने लोगों में मोर्टेलिटी ज़्यादा है, कितने एज के लोगों में मोर्टेलिटी कम है, कौन लोग रिवाइव कर चुके जा रहे हैं, कौन लोग रिकवर कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे पैटर्न पता चलेगा। इसको सीरो सर्वे बोल रहे हैं। ये थी अगली न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज है, जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट फेयर इन US सिटीज़। तो जॉर्ज फ्लॉयड एक वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? ब्रूटली उनको मर्डर कर दिया गया एक अमेरिकन पुलिसमैन के द्वारा। तो उसके खिलाफ बहुत ही प्रोटेस्ट चल रहा है मिनियापोलिस शहर में। तो इससे संबंधित न्यूज़ थी। ट्रम्प कट्स टाइज विद WHO एज कोविड-19 ग्रिप्स लैटिन अमेरिका। तो ट्रम्प जैसे कि धमकी देते ही थे कि WHO से हम अपने रिश्ते तोड़ लेंगे, और USA सबसे बड़ा फंड देने वाला जो है देश है WHO को। तो अभी उन्होंने USA ने कहा है हम फंड नहीं देंगे, क्योंकि जो है उस पर आरोप लगा रहे हैं WHO पे कि जो है ये अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रम्प ने हमेशा WHO को जो है चाइना के पक्ष में होने का, झुकाव होने का भी आरोप लगाया है। तो अभी ट्रम्प ने घोषणा की है कि जो भी हम फंडिंग हम नहीं देंगे। तो ट्रम्प अपने ऐसे निर्णयों के लिए जाने ही जाते हैं जो आश्चर्यचकित चौंकाने वाले होते हैं। अब्दुल्ला रेडी फॉर डायलॉग विद तालिबान। तो जो अब्दुल्ला है, देखिए अभी एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी तालिबान और US के बीच में। उसके बाद जो है क्या था, पॉलिटिकल गतिरोध भी था वहाँ पे। जो अफ़गानिस्तान में चुनाव हुए थे, अब अशरफ गनी राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन जो विपक्ष के नेता थे अब्दुल्ला जो हारे हुए थे, उन्होंने कहा था कि इसमें धांधली हुई है। तो उसके बाद दोनों नेताओं में एक समझौता हुआ और ये हुआ कि हम लोग पावर शेयर करेंगे। तो अब्दुल्ला को अभी जो अफगानिस्तान सरकार की तालिबान से जो वार्ता होगी उसका मुखिया बनाया गया है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो अब्दुल्ला है ये तालिबान से बात करने के लिए तैयार है। हांगकांग ऑफिशियल्स प्रोटेस्ट US मूव। तो जो हांगकांग के कर्मचारी हैं, ऑफिशियल हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने US के कदम का विरोध किया है। तो कौन सा कदम है जिसका विरोध किया जा रहा है? जैसे हांगकांग के लिए नया सुरक्षा कानून चाइना ने बनाया है, जिससे चीन की पकड़ हांगकांग पे और मजबूत होगी। 1 नेशन 2 सिस्टम के तहत हांगकांग को चीन से रिलेशन है, लेकिन अब चीन की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी हांगकांग में काम कर सकेगी और पुलिस व्यवस्था भी हांगकांग में जाकर काम कर सकेगी। इससे आरोप लगाया इसने कि भाई हांगकांग भी तो चीन का, पूर्ण रूप से चीन का वहाँ पे कब्जा हो रहा है, जैसे चीन का व्यवस्था है वैसे चीन की व्यवस्था वहाँ भी हो जा रही है। तो हम जो है हांगकांग को अभी तक विशेष व्यवस्था देते थे अपने व्यापार समझौतों में, व्यापार संबंधित मामलों में, अब वो विशेष स्तर को, विशेष स्थान को हम अपना खींच लेंगे। तो स्पेशल स्टेटस फॉर कस्टम्स और ट्रैवल पर्पज़ के लिए जो हांगकांग को दिया था उसको अब USA ने ख़त्म कर दिया है। उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट अपना जाहिर कर रहे हैं हांगकांग के ऑफिशियल। इजरायली पुलिस शूट डेड अनआर्म्ड पैलेस्टीनियन मैन। तो इजरायली पुलिस ने एक जो है फिलिस्तीनी आदमी को गोली से मार दिया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, न्यूज़ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन क्या है। इजराइल फ़िलिस्तीन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इजराइल आपका एक अरब देश है जो मुख्यतः यहूदी, जहाँ पर मुख्यतः 90% से ज़्यादा यहूदी जनसंख्या है, और यहाँ पे गतिरोध है। यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या, फ़िलिस्तीन कहती है कि ये फ़िलिस्तीन राज्य है और इजराइल तो वहाँ पर मान लीजिए है ही है। तो इसके अस्तित्व पर, उस ज़मीन के लिए लड़ाई होती रहती है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। फ़िलिस्तीन पहले वहीं पर राज था, लेकिन इजराइल 1947 के बाद वहाँ इजराइल का गठन हो गया, और अभी इजराइल
और फ़िलिस्तीन के बीच में गतिरोध होता रहता है। तो ऐसे होते रहता है। इजरायली पुलिस एक फ़िलिस्तीन व्यक्ति को मार दिया है, अभी हाल में न्यूज़ है, तो उससे संबंधित ये पूरा है। अगली आपकी न्यूज़ है मर्केल नॉट टू अटेंड G7 मीटिंग इन यूएस। तो एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर है वो G7 मीटिंग को नहीं अटेंड करेंगे, यूएस के द्वारा होस्ट की जा रही जो। तो G7 क्या है हम जानेंगे। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक समूह है, 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज का समूह है। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान। तो ये 7 देश आपके G7 के सदस्य हैं। तो यूएस अभी इसकी वर्तमान में यूएस इसका हेड है। तो यूएस मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहा है, बोल रहा है हम जो है मीटिंग्स की ऑर्गेनाइज कराएंगे। लेकिन एंजेला मर्केल ने आने से मना कर दिया है कि भाई कोविड-19 सिचुएशन और इस सिचुएशन में हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। अगर डिजिटली मीटिंग होती है तब तो हम अटेंड कर लेंगे, फिजिकली हम नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। एवरी स्टेज न्यूट्रल इवन एज ट्विटर कन्फ्रंट्स टू यूएस प्रेसिडेंट। तो जैसे कि जानते हैं ट्विटर ने क्या किया था पहले, अभी 2 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था तो उसको फैक्ट चेक किया और गलत पाया, तो उस पर जो है ट्विटर ने उस पर कहा कि ये गलत है, मतलब ये फेक न्यूज़, ये आप गलत मतलब न्यूज़ शेयर कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन वही न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक पर भी शेयर किया था, लेकिन फेसबुक ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि फेसबुक न्यूट्रल रहेगा क्योंकि वो आर्बिट्रर ऑफ ट्रूथ नहीं बनना चाहता है, वो सत्य का प्रशंसक नहीं बनना चाहता है, वो अपना केवल बिजनेस देखना चाहता है। वो पॉलिटिक्स से नहीं मतलब जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहता है। जबकि ट्विटर ने स्टैंड लिया है और उस ट्विटर ने कहा है कि इस ट्वीट से जो मिनेपोलिस में हिंसा हो रही है और बढ़ सकती है, तो इससे लिए ट्विटर ने इसको क्लेरिफाई किया है। तो ट्विटर अभी निशाने पर भी है उनके डोनाल्ड ट्रंप के। गवर्नमेंट ब्लॉक्स वी ट्रांसफ़र। तो जो भारतीय सरकार ने वी ट्रांसफ़र एक एप्लीकेशन है जो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग होता है, उसको ब्लॉक कर दिया है। तो कारण अभी नहीं बताया गया है, तो हो सकता है सुरक्षा संबंधी मामलों से वी ट्रांसफ़र को ब्लॉक कर दिया गया है। वी ट्रांसफ़र एक एप्लीकेशन जिससे फाइल ट्रांसफ़र होती है, जैसे हमारा शेयरिट होता है वैसे ही है। कोविड-19 सेटबैक टू बिजनेस कुड बी सीरियस इन्फोसिस। तो जो इन्फोसिस हमारी जो आईटी सेक्टर की महत्वपूर्ण कंपनी है, विश्व स्तर पर इसका लोहा माना गया है, ये भी काफ़ी प्रभावित होगी क्योंकि इसकी ज़्यादातर मार्केट यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन में है। यहीं के सारे काम ये आउटसोर्सिंग की मदद से करती है। लेकिन अब जब ये कंट्रीज़ प्रभावित है तो इनका भी रेवेन्यू प्रभावित होगा। तो ये बताया जा रहा है इन्फोसिस में काफ़ी समस्या आई है। एयरलाइन सेक्टर वाज ऑलरेडी वीक, कोविड-19 एक्सपोज इट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा वायु विभाग है यानी कि एयरलाइन सेक्टर है वो काफ़ी पहले ही प्रभावित है। जैसे कि आप देख रहे होंगे विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर डूब गई, उसके बाद जेट एयरवेज भी उनके भी प्लेन्स बैठ गए। एयर इंडिया हमारे घाटे में चल ही रही है। केवल 6 कंपनियां चलती हैं जिसमें एक केवल फ़ायदे हैं, बाकी 5 लॉस में रहती हैं। तो अभी लॉस में तो चल ही रहते, साथ ही साथ कोविड-19 सिचुएशन भी आ गई, तो ये कंपनियां काफ़ी लोन भी ली रहती हैं। और अभी ट्रैवल आप भी जान रहे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, तो पूरी कैपेसिटी में अपने चल नहीं पा रही हैं। तो उनको कोविड-19 की वजह से एयरलाइन सेक्टर पर और भारी समस्या आई है। ये न्यूज़ है। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी फॉर कमेंट सून DPIIT। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है आपका, यानी कि जो इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, उसने कहा है कि हम जल्दी ही ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी लाएंगे। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी क्या है? ई कॉमर्स आप जान रहे होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो भी ई डिलीवरीज करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम जो भी बिक्री होती है, इसे ई कॉमर्स बोलते हैं। अभी इनके लिए कोई विशेष पॉलिसी नहीं है भारत में, तो अब कह रहे हैं इनको रेगुलेट करने के लिए हम एक स्पेशल पॉलिसी लाएंगे जल्दी ही। तो ये बात बताई जा रही है। येस बैंक टू रिक्लासीफाई प्रमोटर ग्रुप एज पब्लिक स्टेक होल्डर। तो येस बैंक में जो प्रमोटर ग्रुप्स हैं उनको पब्लिक स्टेक होल्डर्स की तरह रिक्लासीफाई किया जाएगा। तो हम देखेंगे प्रमोटर ग्रुप कौन होता है और पब्लिक स्टेक होल्डर कौन होता है। प्रमोटर ग्रुप का मतलब ये, जैसे कोई कंपनी की स्थापना हुई तो उस स्थापना में सबसे पहला आइडिया किसका था, यानी स्थापना में योगदान किसका, तो वो प्रमोटर होते हैं। और पब्लिक स्टेक होल्डर मतलब जो सामान्य रूप से जिनको जो शेयर धारक होते हैं। तो यानी कि येस बैंक में अब देखा हो आपने कि राणा कपूर उससे संबंधित मामला है कि उन्होंने जो है गलत भावना से लोन सैंक्शन किए हैं और उन पर आरोप भी लगाया भ्रष्टाचार का। तो एस बैंक काफ़ी समस्या में थी। अभी SBI के नेतृत्व में उसको जो है मैनेज किया जा रहा है एस बैंक को। तो एस बैंक का जो प्रमोटर्स थे उनको पब्लिक शेयर स्टेक होल्डर की तरह, यानी कि जैसे सामान्य शेयर धारकों के जैसे उनको वैल्यू कर दी गई है। पहले प्रमोटर को थोड़ा सा स्पेशल राइट होते हैं क्योंकि वो कंपनी का जन्मदाता है, तो अभी उनको प्रमोटर से उनको पब्लिक स्टेक होल्डर्स की तरह कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये बदलाव किया गया इसमें। तो ये हमारा इससे संबंधित साइंस टेक पे और इस पे आपकी एक अलग वीडियो बनेगी। हम देख लेते हैं एक और न्यूज़, वाई इट इज़ सेफर टू पोस्टपोन इलेक्टिव सर्जरी।
तो जो ये बताया जा रहा है कि लैंसेट एक पत्रिका है जो मेडिकल संबंधी रिपोर्ट जारी करती है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है। तो ये कह रही है कि अगर कोई भी सर्जरी या कुछ करानी हो तो अभी पोस्टपोन कर दिया जाए तभी अच्छा है, क्योंकि ये देखा गया है सर्वे में कि जो भी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कोई भी अगर ऑपरेशन हुआ है उससे जो पेशेंट है उसमें कोविड-19 की मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यानी कि उसमें गंभीर रूप से मतलब वो चैलेंज हो सकता है उस पर्सन को। एक जो भी अगर इसमें मतलब इस कोविड के दौरान ऑपरेशन ना कराया जाए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो उसको अवॉइड कर दिया जाए, अन्यथा जो भी ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं उनको कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो ये हमने आज न्यूज़ डिस्कस की, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे इस प्रकार हैं, निम्न में से कौन G7 के सदस्य देश हैं? यूएसए, इंडिया, चाइना, इटली, जर्मनी, कनाडा, रसिया, फ्रांस। तो आपको बताना है इसमें 1 2 3 1 4 5 6 1 4 5 7 8 या उपयुक्त सभी। नागालैंड के गवर्नर कौन है? GC मुर्मू, RK माथुर, N रवि, जगदीप धनखड़। आरटीआई एक्ट के संबंध में निम्न में से सही कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 2005 में आया था। यह जम्मू कश्मीर के अलावा समूचे भारत में लागू होता है। आरटीआई का जवाब सार्वजनिक प्राधिकरण को 30 दिन के भीतर न दिए जाने पर अर्थदंड का प्रावधान है। सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत शामिल सूचनाओं को आरटीआई के जवाब में मना किया जा सकता है। तो आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, 1 व 2, 1 2 व 3, 1 3 व 4 या उपयुक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।